नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन से, जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित हम लोगों का सीटेट में जो प्रीवियस ईयर के 2018 के क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा चल रही थी। तो जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतना मैं आपको करवा देता हूं, बाकी उसकी व्याख्या भी इसके साथ आपको मिल जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाता है ये, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने, हाँ ये चीज़ और कहूँगा, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, उस आधार पे अपनी तैयारी करिए, इसकी व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, नहीं क्वेश्चन का उत्तर रट डालिए, थोड़ा ध्यान से लगाइए कि आपके क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। देखिए, विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड डलहौजी था। तो कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। 1857 से 58 में अगर जिक्र किया जाएगा, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। ये जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने फैसला लिया था बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? देखिए, किसने ऐसा कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, लॉर्ड रिपन ने कहा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसी बात बताई थी कि 1848 से 1854 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब तक रहा है? 1848 से 1854 तक लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल रहा है। 1854 तक ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है। इसने बताया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के हेतु ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। अवध प्रांत के ब्रिटिश राज्य में विलय के समय वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह थे। अगर पूछे वहाँ के नवाब तो कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम ने कहा था, बाजीराव द्वितीय ने कहा था, बहादुर शाह जफर ने कहा था, नाना साहब ने कहा था। किसने खुद को पेशवा कहा था? खुद को पेशवा नाना साहब ने कहा था। खुद को पेशवा किसने कहा था? नाना साहब ने कहा था। बात करते हैं, कानपुर के शासक नाना साहब ने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। कहाँ के? कानपुर के जो शासक हुआ करते थे, स्वयं को किस रूप में? पेशवा के रूप में पेश किया था। इन्होंने कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। अगर पूछे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था, तो यहीं किए थे। कौन? नाना साहब ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद लिए हुए पुत्र थे। किसके गोद लिए हुए पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद लिए हुए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया था। तो गोद कौन सा लिया था? कौन लिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, एक कहानी सुना। हमें तो लगता है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे होगा वो दूसरा होगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, उन्हें ले जाके दिखा देना ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। व्यवहारिक ज्ञान की संज्ञा यहाँ पे दी जा सकती है इस तरह काम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडुसैट क्या अभिप्राय कराया है? ये जो एडुसैट हुआ करता था, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन में है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इस उपग्रह को दिसंबर 2004 में क्या किया गया था? अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया था। इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। देखिए, शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया था एडुसैट को, इसीलिए ये पूछा जा रहा है एडुसैट। ठीक है, इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिली। ठीक है, अगला देखते हैं। पंचवाड़ी और बीजक के निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो किसके हैं? तो वो कबीर हैं, आपको दिख भी रहा होगा। पंचवाड़ी और बीजक, हम बात करते हैं पंचवाड़ी और बीजक की। बीजक, साखी, शबद, रामायणी सब किसकी हैं?
कबीरदास के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया इन्हीं में। कबीर की रचनाओं में ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। बीजक ग्रंथ के 3 प्रमुख भाग हैं। बीजक के हमने अभी बताया साखी, 3 प्रमुख ग्रंथ इसके हैं, साखी, सबद। अगर पूछ लेता बीजक के कितने भाग हैं तो 3 हैं, साखी, सबद, जिसे सबद को पद कहते हैं। तीसरा हो जाएगा रामायणी, ठीक, साखी, सबद, रामायणी। सबद पूरी तरह से संगीतात्मक रूप में विद्यमान है। अगर पूछे सबद क्या है तो पूरी तरह से संगीत में विद्यमान है सबद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंचवाड़ी हो गया और बीजक हो गया। एलोरा की गुफा का भित्तिचित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की आकृति थी? वो किस काल की थी आकृति? तो वो एलोरा की जो गुफा का भित्तिचित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। ये भी पूछ सकता है विष्णु को किस रूप में दिखाया गया है? एलोरा की गुफा में विष्णु को किस रूप में? नरसिंह के रूप में दिखाया गया, अर्थात पुरुष सिंह के रूप में जिक्र किया जाएगा। पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, अर्थात राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए राष्ट्रकूट है, ए में है तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। यहाँ 34 गुफाएं, अगर पूछे यहाँ पे एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। इनमें से हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफा, अगर बात करते हैं 12 किसकी है? 12 बौद्ध की है, ठीक। 17 हिंदू हैं, 17 हिंदू गुफा हो जाएंगी और 5 जैन गुफाएं। तो इस प्रकार से गुफाओं का जिक्र इसमें कर दिया गया, हो सके पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पूछते हैं ऐसा कौन सा संगठन जो उपनिषद पढ़ना चाहता है उसमें आस्था रखता है? रामकृष्ण मिशन, सत्यशोध समाज, ज्योतिबा फूले जो थे, सेवा समाज या ब्रह्म समाज? तो हम बात करते हैं ये ब्रह्म समाज हमारा था। 1 मई 1897 को कलकत्ता के समीप बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन उपनिषद में आस्था रखता था। ये जो हमारा था ब्रह्म समाज, ये क्या था? ब्रह्म समाज बेल्लूर में विवेकानंद द्वारा जो है स्थापित था, ठीक है। यह संगठन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए वाक्य उपनिषद से अंगीकृत है, जो इस संगठन का ध्येय वाक्य था। क्लियर हो गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा ब्रह्म समाज। अगला देखते हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी वायु दाब, वायु की दिशा, वायु का तापमान या वायु का वेग। तो वायु का जो दिशा मापा जाता है, ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा को मापने के लिए, ठीक है। वायु दिशा में दिशाओं को सरल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। शांत पवन के दिनों को मध्य में लिखा जाता है। इसके माध्यम से पवन की दशाओं को आसानी से मापा जा सकता है। अगला देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऐसी कौन सी परत है? मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो ये हमारा करता है वायुमंडल। वायुमंडल की वायुमंडल परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। वायुमंडल में रेडियो तरंगें होती हैं। तापमंडल या वायुमंडल वायुमंडल के 2 भागों में विभाजित है, आयन मंडल और आयतन मंडल, ठीक है। बात करते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पे पूछा था रेडियो तरंगों से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानना है। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक कोर बाहरी कोर होती है, मंडल एवं परपटी मुख्य रूप से आंतरिक से बाह्यतम परत का क्रम है। आंतरिक कोर जो है 5150 से 63 से 71 मीटर की लंबाई या गहराई में होती है। अगर यदि हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा है कि आंतरिक से चलना है, अंदर की कोर को क्या कहेंगे, उसके बाद वाली कोर को क्या कहेंगे। आइए देखते हैं जी अपना बनाए कैसे हैं। जिनका जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा कि आंतरिक कोर आंतरिक हो जाएगी, तीसरे में जाएंगे आंतरिक कोर हो जाएगी, बाहरी कोर होगी मेंटल, और परपटी एकदम ऊपर वाला जो भाग है हमारा, ये परपटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ऊपर वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? ये परपटी कहलाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कोरों में डिवाइडेशन किया था, ये परपटी हो जाएगी।
भूपरपटी जिसे बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल रहा है, डायरेक्ट आपको मिल भी जाएंगे यहीं से क्वेश्चन। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। देखिए ये क्या दर्शाएगा, यह दर्शाता है 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है, जब 90 डिग्री पे कोई चीज़ें होती हैं, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति पर होते हैं। ये समकोणिक स्थिति है। देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कब, सप्तमी और अष्टमी को, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की। परिणाम स्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा ज्वारोत्पादन बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारोत्पादक बल होगा, ये एक दूसरे के विपरीत काम करता है। इस कारण सामान्य ज्वार भाटा भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, इस कारण सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे का लघु ज्वार भाटा है, मतलब ज्वार भाटा आएगा और लघु ज्वार भाटा आएगा। ठीक है, 90 डिग्री बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बना के पूछ लिया है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। क्या कहलाता है, वो विसर्प कहलाता है। कभी भी आप एनसीईआरटी खोलेंगे 6 से 8 6 वाली देखेंगे, इस प्रकार उसमें बनाया गया जो ये मोड़ होता है नदी का, इससे ही ये जो विसर्पाकार होती है। जब यहाँ पे ऐसे जाके इस प्रकार खुर टाइप से बन जाए, उसे गोखुर कहा जाता है। तो ये विसर्प का निर्माण करती है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद, इसको तो सब लोग जानते होंगे, वायुयान। मतलब आपदा से बचाना हो इस समय क्या भेजा, वायुयान हमारा भेजा जाता है। उड़ के जाते हैं हेलीकॉप्टर से, लेके चले आते हैं, सबको पता होगा। क्लियर। अगला देखते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट मानव, ये जनसांख्यिकी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछ रहा है, इसके बारे में देख लीजिएगा जनसांख्यिकी क्या है। जनसांख्यिकी की बात करते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, जनसांख्यिकी कहलाती है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या वृद्धि दर होगी, जनसंख्या का वितरण दिया जाएगा, लिंगानुपात होगा, जन्म दर होगी, मृत्यु दर होगी, जनसंख्या घनत्व इत्यादि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसांख्यिकी में प्रवास संबंधित विषयों की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि प्रवास जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है। क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी हो जाएगी। अभिकथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। 88 ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आप देखोगे 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो उच्च अक्षांश से नहीं मतलब है, दूरी से वहाँ पे मतलब हो जाता है। तो ये अपना देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। आप अरुणाचल को देखेंगे ऐसे, तो ये भारत में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, जबकि गुजरात यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है पश्चिम भाग में। दोनों राज्यों के मध्य अधिक देशांतरी विस्तारांतर होने के कारण सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, 2 घंटे बाद अस्त होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले, यहाँ बाद में होगा, यहाँ पहले हो जाएगा, पहले अस्त होता है। तो यही कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे प्राकृतिक सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बाकी सब परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत मुख्य जो स्रोत माना जाता है, जैसे आपकी हो जाएगी पवन ऊर्जा। इसके अंदर अगर पवन ऊर्जा होती तो पवन ऊर्जा भी आ जाती, सागरीय तरंग आ जाती, सागरीय तरंगें भी आ जाती। उसके बाद क्या आ जाती, लहर आ जाती, ज्वार आ जाती। गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरणें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वहां पर सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। प्राकृतिक गैस, कोयला एवं ईंधन को परंपरागत स्रोत माना है, बाकी जितने सब परंपरागत हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित
रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाएगा? जो मछली पालोगे उसके प्रजनन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर के बारे में बात करते हैं। पीसी कल्चर हो गया जलीय कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न टैंकों तालाबों में व्यापारिक उद्देश्यों के साथ मछली का प्रजनन किया जाता है। बीटी कल्चर का संबंध, आप अगर बीटी कल्चर पाएंगे तो कहते हैं अंगूर की खेती होती है, अंगूर बीटी कल्चर हो जाएगा। ठीक, हार्टिकल्चर उद्यान हो जाएगा, हार्टिकल्चर उद्यान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बच गया सब्जियों से उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर, रेशम कीट, ये आ जाएगा क्या? रेशम कीट से, रेशम कीट पालन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कल्चर भी आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके 2018 में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए थे। जो एसएसटी लिए थे, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे गए, उनको आपके सामने लाया गया, उनकी व्याख्या की गई। हम लोग कल पुनः इसी के आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उस पर व्याख्या होगी और जो है इसी प्रकार से हम लोग करते हुए चलेंगे। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा उसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, देखिए आप अभी इधर उधर मत भागिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3 4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। उसके बाद किताब उताब पढ़ने का चक्कर छोड़िए, यहीं आए हुए क्वेश्चन को आप इनका रिवीजन करिए, इनकी व्याख्या देखना मत भूलिएगा। अगर यदि आप व्याख्या छोड़ दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्याख्या देखिए और प्रश्न देखिए, दिमाग में बैठाइए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका आंसर क्या हो रहा है, तो सीटेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।